अच्छा ये कुछ क्वेश्चन मैं आपको क्रॉस करवाते जाता हूँ जिसमें पहले ही क्रॉस करें, ये इसको खत्म करवा दूं क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये असाइनमेंट इंपॉर्टेंट है करना। दूसरा भी काट दे, दूसरा हमारे पास कैलकुलेट टेबल जी वैल्यू इन केस ऑफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ये भी काट दें। तीसरा भी काट दें। वैसे तो मैं ऐसा करूंगा कि इसी तरह इसको सेव करके ना आपको शेयर भी कर दूं, सेव करके, ताकि क्रॉस किए हुए आपको ये आप खुद देख ले आपकी कितनी जगह से जान छूटी है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हम क्रॉस कर रहे हैं, अब वो टॉपिक ही नहीं है आपके सिलेबस। पहले 6 के 6 काट दें, 7वां भी काट दें, 8वां सैंपलिंग का है ये भी काट दें, 9वां भी काट दें, 10वां पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का, सॉरी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 10वां। ये करते भी जाते हैं साथ साथ में, इसका सोल्यूशन भी तैयार हो जाएगा आपका। Which of the following statement is record normal distribution is correct? Both tails of the distribution approaches and meet the horizontal axis at finite but high value. गलत, ये मीट करता ही नहीं है इनफिनिट किसी भी लेवल पे। लो स्टैंडर्ड डेविएशन लीड्स टू फ्लैटर कर्व, ये बात ठीक है, लो स्टैंडर्ड डेविएशन लीड्स टू फ्लैटर कर्व, गलत है ये। स्टैंडर्ड देखे ना, ये पीक होगी, फ्लैटर का तो मतलब क्या होता है, ज्यादा फैल जाना, वो जब फैलेगी तो डेविएशन बढ़ रहा है। देखे ना ये कर्व है ना आपकी, ये कर्व है। अब ये जो ये स्पेस नजर आ रही है ना जहां मैंने क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। ये बढ़ेगा तो कर्व फैलती जाएगी, फ्लैटर होती जाएगी, और अगर ये कम होगा तो कर्व के दरमियान में डिस्टेंस कम होता जाएगा। फ्लैटर का मतलब होता है ना फैल जाना, तो ये दोनों ही गलत है। बोथ स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट, इसका बीटा जवाब। नेक्स्ट, ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम ऑफ फूड चैनल रिसीव एन एवरेज 2 ऑर्डर्स इन 4 मिनट, एवरेज 2 ऑर्डर्स इन 4 मिनट। अप्रोक्सीमेट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहता है कि 5 या 5 से ज्यादा आए 8 मिनट के अंदर, मीन चेंज हो जाएगा, बाकी तो वही है। मीन इसमें हो जाएगा म्यू इज इक्वल टू, 2 ऑर्डर है ना, 2/4 मल्टीप्लाइड बाय 8 इज इक्वल टू, ये आपका म्यू हो जाएगा। और प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है आपने 5 या 5 से ज्यादा, प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस क्या होगी, 0 1 2 3 4, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी 0 1 2 3 और 4, डन। आगे हो तो जाएगा ना सवाल, जो आपको लगे ना कि ये सवाल आपसे नहीं होना मुझे बता देना, मैं वो करवा भी दूंगा। क्वेश्चन नंबर 12 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मीन है, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, कहता है प्रोबेबिलिटी इट्स वेट लेस देन 5 kg, प्रोबेबिलिटी x लेस देन, पहले इसको जी में कन्वर्ट करेंगे, जी में कन्वर्ट करके टेबल बनाएंगे, वहां से टेबल से वैल्यू देकर जो आपका आंसर आएगा 0.5 में या तो प्लस होगा या माइनस होगा। फिर प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, देयर आर 5 and 7 black bar, 2 cars are selected, what is the probability, both are red, 5c2 over 12c2 multiplied by 7c0, ये आंसर ही यही है इसका, ठीक है ना। कल भी इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर चुके थे। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो तो सिंपल और के केस में दोनों प्रोबेबिलिटी को प्लस कर दिया जाता है, क्योंकि उसके अंदर वो माइनस नहीं करते। Which of the statements regard the correlation coefficient it always greater than 0, गलत। correlation coefficient होता है -1 to +1, it always lies in the range of -2 + 1, the answer is yes, so statement 2 is correct। कल नहीं, जब मर्जी रख ले,
कल फ्राइडे है ना, इसलिए मैं कह रही थी। कल थर्सडे है, ठीक है मैं तो कर उनका होता थर्सडे है ना, तो कल ही एक टेस्ट कर दे। स्टडी कर देते हैं। Which of the following scatter diagram के बारे में क्या बात ठीक है, कहते हैं leads to more accurate result if the collected data is typical। गलत, जब डाटा टिपिकल हो या थोड़ा डाटा हो ना तो ये गलत रिजल्ट भी दे सकता है, और यहां तक कि ये रिलेशन बता देता है चाहे रिलेशन ना भी हो। तो ये इट माइट इंडिकेट रिलेशनशिप वेयर देयर इज नन, तो इसकी स्टेटमेंट दो ठीक है। टू स्टेटमेंट इज 4 digit pin code can begin with any number except 0, 1 and 2. If repetition is the same digit is allowed, the probability of the pin code begin 5 and end 5. repetition भी allow है, तो कितने डिजिट का कोड है, 4 का। इसका मतलब है हम 4 बना लेंगे, 1 2 3 4। 4 डिजिट में से ना 0 होना चाहिए पहले, ना 1 होना चाहिए, ना 2 होना चाहिए। टोटल में ये मोस्टली किसके बारे में बोला जाता है, इन टोटल, क्योंकि दूसरे का तो पता है ना कि पहला नंबर क्या आना चाहिए 5, आखिरी नंबर क्या आना चाहिए 3, और आपको रेपिटेशन अलाउ है, तो रेपिटेशन अलाउ है तो इधर भी 10 इधर भी 10, और ये 1 केस है बनेगा। फेवरेबल केसेस कितने हो गए 20। अब टोटल केसेस पे आ जाए, पहले ना 0 होना चाहिए ना 1 होना चाहिए ना, तो पहला का केस कितने केस बनेंगे 7, फिर इधर भी 10 इधर भी 10 और इधर भी 10, क्या हुआ, ये हमारे पास कितना आ जाएगा 7000, 100 है, सॉरी ऊपर 100 आएगा, तो ये कैंसिल 1/7। हाँ जी, द फॉलोइंग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर हैव बीन कंप्यूटेड टेकिंग 2000 बेस ईयर। हाँ जी, इसमें क्या है भला, सवाल आता है yes, क्या करेंगे, डिफरेंस लेंगे yes. और बेस पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, इसमें ये आपका सवाल शायद मैंने ठीक किया ये नहीं किया, ये मुझे लगता है कि ठीक करने वाला है, करें जरा एक दफा। बेस ये 2008 को क्यों लेना है, ईयरली इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन फॉर द डाटा आपने फाइंड करना है, तो क्या करना है 100 पहले तो आ जाएगा ना -4.96 या 98, ठीक है, और दूसरे का कितना आएगा 116.19 माइनस, ये ना 116 नहीं है 106 है आई थिंक, ये गलत लिखा हुआ है, ये 106.19, इसको ठीक कर ले बस, ये गलत है बाकी, और इसका तरीका का आप देख लें, करना क्या है दोनों का डिफरेंस लेकर बेस पे डिवाइड करना है, चेक कर लीजिएगा जरा। पहला मैं पहले बताने लगा हूं, 100 माइनस 104.96 डिवाइडेड बाय 104.96 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये तरीका होगा। ये आ गया पहले साल का। अब दूसरे साल का भी देख लीजिएगा, दूसरे साल का देखें 106 माइनस 100, यहां पर मैं नीचे लिखने लगा हूं 106, ये 106 है, ये 116 नहीं है, 0.19 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये इसका ओरिजिनल तरीका होता है इन्फ्लेशन का चेंज लेने का। या आप इंडिसेस नहीं फाइंड कर रहे हो कि बेस ईयर को फिक्स रखेंगे, हमने दोनों सालों का डिफरेंस लेना है, बेस पे डिवाइड करना है, बेस कौन सा होगा पहले वाला साल, और 100 से मल्टीप्लाई करना है। अब आगे क्या करोगे 115.11 माइनस 106.19 डिवाइडेड बाय 106.19 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब आपका ये आंसर सही आ जाएगा, मेरे ख्याल में ऑप्शन ए ही आएगा। चार्ली आ रहा है, चलें
पता चल गया सवाल हल करने का? जब भी आपने इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन देखनी है, दोनों इंडिसेस को आपस में माइनस करना है, पिछले साल पे डिवाइड कर देना है और 100 से मल्टीप्लाई कर देना। और मजे की बात यह है कि लोग इसी को हल करवाने की कोशिश करते हैं, हालांकि ये मुझसे वैल्यू गलत लिखी गई थी। हाँ जी, उसके बाद यहां पर द प्राइस ऑफ यूजर पहले 5 साल, कीपिंग इन द बेस ईयर सिंपल इंडेक्स नंबर। ये सिंपल इंडेक्स नंबर है, ये वो जो आप लोग सोच रहे हो ना, ये वो है कि आपने इसको 3700 में सबको डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देना, ये आप लोग कर लोगे। Pn ओवर P नॉट मल्टीप्लाइड बाय, क्योंकि वो कहते हैं 2007 बेस ईयर सिंपल इंडेक्स नंबर, प्राइस ऑफ गिवन द पीरियड वुड बी। क्लियर होगी बात? आगे चलोगे। कहता है कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? इट कैन नेवर बी स्मॉलर देन द स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा, ये वेरिएंस के बारे में है। ये स्टेटमेंट किसके बारे में है? वेरिएंस के बारे में। कहता है ये कभी भी स्टैंडर्ड डेविएशन से कम नहीं होता। कैसा है? वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग, इट कैन नेवर बी स्मॉलर देन स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या हो सकता है या नहीं? वैसे हो तो सकता है, हो तो सकता है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं स्टैंडर्ड डेविएशन 0.5 है, इसका वेरिएंस क्या है? 0.25। कम होना क्या? हो तो सकता है, लेकिन क्योंकि वो होता उसका स्क्वायर है, तो इसलिए कहते हैं कि ये वेरिएंस से बड़ा होता है। इट कैन नेवर बी जीरो, इट कैन नेवर बी जीरो, ये कभी जीरो नहीं हो सकता। क्या ये सही है या गलत है? नहीं, जीरो हो सकता है। जब कांस्टेंट डाटा हो तो जीरो ही होता है। जब डाटा कांस्टेंट हो तो उसके अंदर तो कोई वेरिएशन ही नहीं है, तो ये जीरो हो सकता है, ये नेगेटिव नहीं हो सकता। वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन कैन नेवर बी नेगेटिव, जीरो हो सकते हैं। तो इट कैन नेवर बी जीरो, ये भी गलत है। और पहले वाला स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, लेकिन मुझे दोनों गलत लगते हैं, क्योंकि ये स्टैंडर्ड से कम हो तो सकता है। उसने लिखा हुआ है इट कैन नेवर बी स्मॉलर, कभी भी नहीं ऐसा हो सकता। अब हो तो रहा है। बोथ स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट। कहते रेंज इज अ मेजर ऑफ डिस्पर्शन, ये बात ठीक है, बिल्कुल है। परसेंटाइल इज द मेजर ऑफ डिस्पर्शन, वो क्वांटाइल होता है। तो ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मीन। कहते मीन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है? इट मस्ट बी वन ऑफ द वैल्यू फाउंड इन द डाटा। पहले तो सवाल समझो ना, सवाल क्या है? कहता है जो मीन का आंसर आएगा ना, वो लाजमी बात है डाटा के अंदर मौजूद होना चाहिए। नहीं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इन केस ऑफ अनग्रुप डाटा देयर मे बी मोर देन वन मीन। मीन एक ही होता है, सिर्फ मॉड ही है जो ज्यादा है। दो स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट। अ कंपनी इन्वेस्टेड 5 मिलियन, 10, 12, 14% मिल रहा है पहले, दूसरे, तीसरे साल, और ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट भी वापस मिलनी है, ये भी साथ लिखो। एंड इस सवाल के अंदर ऐड कर दो, एंड रिकवर ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, ओरिजिनल मतलब 5 मिलियन, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। सवाल समझ लग गया ना ये कौन सा? बोला क्या करना है? 5 मिलियन का 10% भी लेना है, 12% भी लेना है, 14% लेकर उसके अंदर 5 मिलियन ऐड कर देना है। जो उसकी एनपीवी आएगी उसमें से 5 मिलियन माइनस कर देना है। इसके ऊपर ही लिख देता हूं, क्योंकि मुझे डर लगा रहता है कि आप लोगों को भूल छूल ना जाए। पहला कितना है? 10%, तो 5 मिलियन का 10% कितना आएगा? 0.5 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.10 की पावर 1। दूसरा 12% है, 0.6 मल्टीप्लाइड बाय 1.1 की पावर 2 प्लस 14% है, 0.7 तो 5.7 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.10 की पावर 3। जो आंसर आएगा उसमें से 5 मिलियन माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। A committee is a made 4 member, 13 people of which 5 Punjab, 2 Balochistan,
4 सिंध के, 2 KP के। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कमेटी कंटेन नो फ्रॉम पंजाब, नो फ्रॉम पंजाब, तो पंजाब C 0, 13C 4 और बाकी क्या बच जाएगा 8, 8C 4। ये तो क्या है ना। अब चलें, इफ डाइस इज रोल्ड 5 टाइम N5 P1/6, what is the probability appearing 3 at least one time? Probability x greater than or equal to, तो 0 की probability लेकर 1 में से माइनस कर दो, या 1 2 3 की probability लेकर प्लस कर दो, और इसमें Q कितना हो जाएगा 5। For a finite population samples are drawn with replacement, ये हमारे सिलेबस से आउट हो गया। ये टॉम एंड जेरी वाला सवाल रिपीटेड है, रैंडम सैंपल क्रॉस है, ये भी रिपीटेड, अभी अभी ब्लैक ब्लू करके आए थे, ये भी रिपीटेड हो गया। हाँ जी, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज द स्क्वायर ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन मस्ट बी इन द रेंज 0 to 1, ये भी ठीक है। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। ये मैंने कल ही सवाल बता दिया था, यू आर गिवन 7 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, तो n इज इक्वल टू 7, p इज इक्वल टू 1/2, q इज इक्वल टू 1/2, और कहता है क्या प्रोबेबिलिटी है, एट लीस्ट 1 विल बी करेक्ट, प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो 0 की प्रोबेबिलिटी लेकर 1 में से माइनस कर देंगे। अभी तो हम 31 क्वेश्चन तक पहुंचे थे, वापटा नहीं जाता कि हम पढ़े। आपके पास ये है ना, उसके अंदर मोबाइल के अंदर, ये पर्दा हटा दे, थोड़ी सी रोशनी आए मेरे चेहरे पे, और जो रिकॉर्डिंग है उनमें ज़ॉम्बी ना लगे ना। चले आप ना मोबाइल पे ओपन कर लो, जिसके पास हार्ड फॉर्म में है वो हार्ड फॉर्म में कर लें, जिसके पास मोबाइल में मोबाइल में ओपन कर लें। कहते हैं जब से हमने सोलर लगवाया है सूरज ही नहीं निकल रहा। चले जी, नैना मैना वाला वो रिपीटेड क्वेश्चन है, फिर वही बात 33 पे आ गए हो। 33 पे क्या लिखा हुआ है कि N5 है जी, 5 डाइस है ना, P 1/6 है जी, Q 5/6 है जी, और प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है एट लीस्ट 1, प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो प्रोबेबिलिटी 0 की फाइंड करके 1 में से माइनस कर देंगे। उसके बाद वो कहता है जी लेस पेयर प्राइस इंडेक्स नंबर, लेस पेयर की बात कर रहा है, डिनोमिनेटर डज नॉट चेंज फ्रॉम ईयर टू ईयर, ये बात ठीक है, क्योंकि वो बेस ईयर उसमें फिक्स होता है। पाशे के अंदर डिनोमिनेटर हैज टू रीकैलकुलेटेड एवरी ईयर टू टेक अकाउंट फॉर द मोस्ट रीसेंट क्वांटिटी कंज्यूम्ड, ये भी ठीक है। पाशे के अंदर हम चेंज करते रहते हैं, लेस पेयर के अंदर हम चेंज नहीं करते, तो दोनों स्टेटमेंट इसकी ठीक है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, वो कहता है मैंने ये इतना नहीं है, कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हेल्प इन डिलीटिंग द डाटा। दूसरा, begins the recording the number of times a particular value occur, is the only way to assess mod of the population, well all of the above, तो बीटा ही इसका असल आंसर। अच्छा 36, result of sampling inquiry or a census is called raw data. If the data which is collected specifically for the ongoing investigation is called the primary data. If the data which is stored after classification is called secondary data. तो बीटा और चार्ली ठीक है, चले, लेकिन उसमें बोथ ए एंड बी लिखा हुआ है, तो बोथ बी एंड सी होगा शायद। अच्छा, जो सेंसस से डाटा आता है वो रॉ डाटा नहीं होता, वो प्राइमरी डाटा होता है।
मर्दमशुमारी से जो डाटा आता है प्राइमरी डाटा होता है। फिर अगला भी यही रिपीटेड क्वेश्चन है, फिर भी ये कंफर्म कर लेना एक दफा। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द मीडियन। कहता है द अपर क्वार्टाइल इज आल्सो कॉल्ड द मीडियन। कौन सा क्वार्टाइल होता है? मिडल। इट इज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये ठीक है क्योंकि ये सेंट्रल टेंडेंसी तो है। इट इज द मिडल वैल्यू नो मैटर द डाटा इज अरेंज्ड इन एनी ऑर्डर। ये ठीक है? गलत है, क्योंकि रेंज होने के बाद ही तो मिडल वैल्यू होती है। हाँ, उसने कहा है कि कोई मसला नहीं है, चाहे अरेंज करो या ना करो। नहीं, असेंडिंग और डिसेंडिंग क्या हो सकता है ना? उसने लिखा इट इज द मिडल वैल्यू नो मैटर द डाटा इज अरेंज्ड इन एनी ऑर्डर का ये भी मत सिर्फ असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं है ना, आप कोई और भी बेस बना सकते हो ना। आप क्या, आप ये भी कह सकते हो कि हम जी मिडल में बड़ी वैल्यू लिखेंगे, इधर उससे छोटी लिखते जाएंगे, या मिडल में हम ये वैल्यू रखेंगे, हम इवन नंबर में अरेंज करेंगे, हम ऑड नंबर में अरेंज करेंगे, हम पहले सारे इवन लिखेंगे, बाद में सारे ऑड लिखेंगे। अरेंजमेंट तो कोई भी हो सकती है, लेकिन इसके लिए जरूरी है या तो असेंडिंग हो या डिसेंडिंग हो, एनी ऑर्डर नहीं। द पोजीशन ऑफ द मीडियन कैन बी 3 into n+1/2। गलत। लेकिन वैसे बुक में ऐसी लाइन लिखी हुई है मिडल वैल्यू नो मैटर द डाटा इज अरेंज्ड इन एनी ऑर्डर, ऐसी कुछ नहीं लाइन। लेकिन फिर आप आंसर कौन सा दोगे? इट इज अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। कहते व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अबाउट द मीडियन। एनी ऑर्डर में नहीं होना चाहिए, वैसे तो पहला और आखिरी तो नहीं है। अब बुक मैंने स्टार्ट की, अभी पढ़ी नहीं जो नई बुक आई है, लिखा हुआ है एज इट इज, नहीं लिखा हुआ। लिखा हुआ है क्या कहा बंदा? नहीं, उन्होंने असेंडिंग और डिसेंडिंग। The median is the middle value when the data is arranged in ascending या descending order. If there is a number of item, there is no middle item. For example, कहाँ लिखा हुआ? तो मेरी बुक में लिखा हुआ है। आपके पास कौन सी बुक है? पुरानी। ये भी पुरानी। लिखवाया होगा, लिखवाया होगा, बुक के अंदर नहीं लिखा हुआ। आप ना जो मुझे थोड़ी बहुत स्टैट आती थी ना वो भी बुलवाओगे, तो इसका बीटा ही आंसर है। होता ही है ना कि न्यू बुक में भी सर असेंडिंग और डिसेंडिंग। हाँ, क्योंकि एनी ऑर्डर नहीं हो सकता, सेंडिंग या डिसेंडिंग। चले, चलो ये तो अच्छी बात है कि साथ साथ ही मसले हल होते जा रहे हैं। असल में ना ये सर शहबाज को मैंने कहा तो था कि एक दफा ना पूरी किताब को ना सामने रख कर ये चीजें सेट करें, लेकिन वो आपके सवाल है। मैं तो उन्हें अक्सर कहता हूं। चलें, ये सवाल ये मैथ का आगे, ये तो हमारा अपना ही सवाल है। इफ अ नेगेटिव स्लोप passes through 4 x intercept is 1 of 4 of the y intercept, find the equation of straight line। सवाल याद आ गया? Yes, क्या किया हमने? x over a plus y over b is equal to 1। अब वो कहता है x intercept is 1/4 of, तो हम ये लिख सकते हैं b/4 yes, प्लस y over b is equal to 1। 4x प्लस, मैंने डायरेक्ट करने लगा हूं, इज इक्वल टू b। मैंने 4 को ऊपर ले गया, फिर b एलसीएम लेकर तो डायरेक्ट हल कर दिया। 4x प्लस y इज इक्वल टू, अब पहले x और y पुट कर देंगे उसके अंदर, तो b की वैल्यू आ जाएगी। फिर उसी इक्वेशन के अंदर b की वैल्यू पुट कर देंगे, तो अरेंजमेंट करेंगे तो हमारे पास लाइन ऑफ इक्वेशन बन जाएगी। मैं बता देता हूं कि कौन सी लाइन बन रही है। अगर 4 8 पुट करते हैं तो 16 प्लस 8 इज इक्वल टू b, और b आ रहा है हमारे पास 24। तो ये हमारे पास बन रहा है 4x प्लस y इज इक्वल टू 24। 4x प्लस y इज इक्वल टू, अगला सवाल, इफ द
peak of the histogram is the middle and frequency on either side are similar, वो क्या होगा? सिमेट्रिकल। वैसे उसका तो आंसर ही लिखा होगा। ये 41 काट दें। ये क्वेश्चन हमारा उधर हो चुका है। एली प्लान्स टू इन्वेस्ट 8,000 एवरी ईयर फॉर 3 years स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, 10% कंपाउंडेड एनुअली। एट द एंड ऑफ द ईयर कितने उसे मिल रहे थे? 29,128 थे, ऐसा ही है ना? चलो नहीं भी तो जो कि सवाल वही पुरानी असाइनमेंट वाला है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है जी। ये फाइनेंस की असाइनमेंट में अगर किसी को चाहिए तो फाइनेंस असाइनमेंट में ये किया हुआ है। 44 भी वही है। ये लाइट स्मोकर वाला कल मैं आपको वैसे बता दिया था। वो कहता है इफ अ पर्सन इज रैंडमली सिलेक्टेड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सिलेक्टेड पर्सन इज वुमेन या लाइट स्मोकर मेल। वुमेन या लाइट स्मोकर मेल, इसके अंदर कॉमन नहीं आएगा। देखिए ना, वुमेन कितनी है? 424 ओवर 860 प्लस लाइट स्मोकर मेल कितने हैं? 42। लाइट स्मोकर 42 ओवर 868। माइनस नहीं हो सकता क्योंकि कॉमन नहीं है। जाहिर सी बात है, जो मेल है वो वुमेन तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि दूसरी साइड पर उसने मेल को कह दिया। Five, 3, 6, 9. 0.5336 IRR वाला सवाल है, ये आपने अब कर लेना है। चलो ये देख लेते हैं। वैसे ये Feroz Textiles is planning to export ready-made garments for adult to England. Which of the following would be an appropriate sample? ये आपके होगा सैंपल पॉपुलेशन का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा। हाँ, चैप्टर 7 के अंदर फॉलोइंग वुड बी अप्रोप्रिएट सैंपल्स फॉर मेजरिंग वेस्ट साइज। अब वो वेस्ट साइज लेना चाहते हैं, वो कहते हैं बेस्ट सैंपल क्या होगा? कहते हैं स्मॉल सैंपल ऑफ ऑल साइज ऑफ लीडिंग रेडीमेड गारमेंट्स ब्रांड इन इंग्लैंड। कहते हैं जितने भी ग्रैंड के ब्रांड्स हैं ना, वहां से जाकर डाटा हमें मिल सकता है। दूसरा, adults selected at random from resident in major cities of England। तो बेसिकली क्या करना चाह रहा है? adults के लोगों के लिए ना एक रेडीमेड चीजें बनाना चाह रहा है, गारमेंट्स बनाना चाह रहा है। अब वो कहता है या तो ऐसा करे कि उनकी ना जो बड़े बड़े स्टोर है ना, वहां देखे कि कौन कौन से साइज की चीजें पड़ी हुई है, या फिर डिफरेंट सिटीज के एडल्ट सेलेक्ट करें, मेजर सिटीज के उनसे ले लें। फिर adult selected at random from the large corporation of England, both A and सबसे बेस्ट क्या है? A सबसे बेस्ट। उसकी वजह क्या है? क्योंकि आपको जो ऑलरेडी ब्रांड्स पड़े होंगे ना, उन्होंने तो डाटा इकट्ठा किया होगा, वहां से अगर आप चेक कर लेंगे तो आपको ये ज्यादा अच्छा आइडिया हो जाएगा। अगर आप मेजर सिटी में जाएंगे, हो सकता है वहां के लोग, मेजर सिटी के लोगों की जो वेस्ट साइज है वो डिफरेंट हो as compared to some other cities। तो बेस्ट सैंपल क्या होगा? सैंपल ऑफ ऑल साइज ऑफ लीडिंग रेडीमेड गारमेंट ब्रांड इन इंग्लैंड। जी, एडल्ट सेलेक्टेड फ्रॉम अ लार्ज कारपोरेशन। कारपोरेशन का मतलब क्या होता है? कारपोरेशन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन से थोड़ी डाटा अच्छा मिलेगा हमें, वहां तो वैसे भी बड़ी बड़ी तोंदों वाले बंदे होते हैं, तो वो तो हमें डाटा वैसे नहीं अच्छे मिलेगा ना। हमें तो वो चाहिए ना कि जो डाटा ज्यादातर हमने, ये नहीं कि उनका साइज बना देंगे तो फिर जो स्मार्ट लोग वो किधर जाएंगे। अगला कार्ड दें जी। क्लेम नंबर, वो स्टैंडर्ड डिवीजन। अच्छा, इसका आपने स्टैंडर्ड डिवीजन फाइंड करना है और वेरिएंस फाइंड करना है। स्टैंडर्ड डिवीजन और वेरिएंस। अच्छा, इसका आपने 2 नंबर तरीका भी तो इस्तेमाल कर सकते हो। नहीं, कैलकुलेटर में एक तो पुट करके ना, इसका मतलब आपको थोड़े 2 नंबर तरीके पता, वो इनके आपस के स्क्वायर और ले लो ना, जो एक का दूसरे का स्क्वायर बन रहा होगा तो वही वेरिएंस बनेगा ना। देखो ना, स्टैंडर्ड और वेरिएंस है, कोई हाल नहीं। मतलब ये हो जाएगा सवाल आपसे। ओके, हो गया। चलिए ये क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, ये है तो आसान सही। इनको a factory produce 2 product X and Y. Each product passes through 2 department A and B which have the capacity
1120 1400, इसका मतलब है लेस देन इक्वल टू 1120 होगा और लेस देन इक्वल टू 1400 होगा। प्रोडक्ट एक्स रिक्वायर्ड 400 इन डिपार्टमेंट ए, ये बना लेते हैं छोटा सा, एक मिनट तो आ ही गया। हाँ जी, ऊपर क्या लिखेंगे एक्स वाई, ऊपर लिखेंगे एक्स वाई और साइड पे लिखेंगे ए और बी। अब एक्स डिपार्टमेंट को कितने चाहिए, प्रोडक्ट एक्स रिक्वायर्ड 4 and 7, 4 ए के 7 बी के। प्रोडक्ट एक्स रिक्वायर्ड 4 और हाँ जी ए के और 7 बी के। प्रोडक्ट वाई रिक्वायर्ड 5 और 8, 5 और 8, 1120 और 1400। 4x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 1120 और 7x प्लस 8y लेस देन इक्वल टू 1400। पता तो चल गया ना। चल अगले सवाल पे फिर सेम क्वेश्चन है जी, चलो ये हो जाएगा। फिर सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है तो वो चेंज कवर हो जाएगा। फिर सेम, फिर आ जाए क्वेश्चन नंबर 54 पे, ये भी रिपीटेड है वैसे। खान is planning to invest in a scheme where it would require to invest 1,30,000 annually at the start of year 5 years। 13% रेट है, 5 साल के एंड पे कितने पैसे मिलेंगे। एंट्री ड्यू है या ऑर्डर है, एंट्री ड्यू है। रिपीटेड क्वेश्चन है, ये हम कर चुके हैं। 55 पे आ जाए। Which of the following statement is correct about less fair price index? क्या लिखा हुआ है कौन, अच्छा ये भी ध्यान से देखना है, कभी वो कहते हैं which is not correct, which is incorrect। अच्छा लेस फेयर के बारे में तो 4 ही बातें हैं मेरे ख्याल में। एक इसमें बेस ईयर की क्वांटिटी होती है, दूसरा ये लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करता, तीसरा ये सपोर्ट नहीं करता कि जो चीपर चीजें हैं वो खरीदो बस, और ये इन्फ्लेशन को ओवरस्टेट करता है। ये 4 ही बातें, इसके अलावा तो कोई बात है नहीं। It fails to account for the fact that the people will buy less of those items which have rise in the price। कहते हैं it fail to account, बिल्कुल सही है, ये बात ठीक है। The denominator and the less fair price index number has to be recalculated, गलत। It is based on most recent quantity, ये भी गलत। और it tends to understate inflation, ये भी गलत। ये तीनों बातें पाशे की हैं। अगली बात वो कहता है जी कौन सी बात ठीक है लेस फेयर के बारे में। इट हैज अ फोकस व्हिच इज बेस्ड टू द चीपर आइटम्स बॉट द कंज्यूमर एज, गलत, क्योंकि ये पाशे की बात है। और अगली तीनों बातें अजय जी तो डेल्टा ठीक है, क्योंकि ये बाकी ये सारी बातें पाशे की हैं। फिर वो कहता है लेस फेयर के बारे में कुछ बताएं। इस डिनोमिनेटर लेस फेयर प्राइस डज नॉट चेंज फ्रॉम ईयर टू ईयर, ये भी पाशे की बात है। ये लेस फेयर किया, ये भी पाशे की बात है, और ये भी। फिर उसने पाशे के बारे में पूछ लिया। इट फेल्स टू, गलत, ये लेस फेयर में है। डिनोमिनेटर डज नॉट चेंज, ये भी लेस फेयर की बात है। चार्ली, ये पाशे की बात है, और ओवरस्टेट भी लेस फेयर में। लेस फेयर प्राइस इंडेक्स नंबर फाइंड हो जाएगा। फार्मूला आता है ना, मैं भी याद कर लो। समीशन पी एन क्यू नॉट ओवर समीशन पी नॉट क्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाय। उसके बाद अमन वांट्स टू सेव मनी ओवर अ पीरियड ऑफ 8 years in order to meet the expenses in higher education। रिपीटेड है, चलो। उसके बाद डाटा विच इज कलेक्टेड स्पेसिफिकली, ये भी रिपीटेड है, ये भी वो करके आए। यू कर्व के बारे में क्या पता है आपको? यू कर्व सेंट्रल मिनिमम और बोथ एंड्स आर मैक्सिमम। has a frequency pehla depart from the symmetry and the frequency tends to pile up at one or other end of the curve। चार्ली के has a maximum frequency occurring on the both ends and the minimum frequency। ये भी लीनियर प्रॉमिंग का सवाल आ गया, ये अच्छा सवाल है। वो कहता है कि आपके पास ये सेल प्राइस गिवन है और ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन।
Manufacturing time is 3 and 4 labor hours for each chair and table. TF has the labor force 20 workers and each workers can work maximum 180 hours. 20 वर्कर हैं और हर वर्कर कम से कम कितने घंटे काम करेगा? 180. तो टोटल 180 मल्टीप्लाइड बाय 20. तो टोटल कितनी कैपेसिटी आपके पास आवर्स की अवेलेबल है? 36. क्योंकि हर वर्कर 180 घंटे काम कर सकता है और 20 बंदे हैं, तो इसका मतलब है हमारे पास नंबर ऑफ आवर्स कितने अवेलेबल है? 3600. द टोटल फंड अवेलेबल, फंड का मतलब है खर्चा, जो कॉस्ट आ सकती है, मतलब 700x प्लस 1200y लेस देन इक्वल टू 4 मिलियन. क्योंकि कॉस्ट फंड अवेलेबल है, मतलब इतने पैसे अवेलेबल हैं, तो जितना खर्चा आएगा 4 मिलियन से ज्यादा नहीं होना चाहिए. और आज कितने अवेलेबल हैं? 36. तो क्या लिखेंगे? 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 3600. और ये जो सेल प्राइस है ये क्या बन जाएगी हमारी? ऑब्जेक्टिव फंक्शन. तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या बना? 850x प्लस 1300y. कौन सा आंसर बना? इसमें वैसे आपने कहा था कि जहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन बताना हो तो पहले नीचे पार्ट. हाँ, लेकिन इसमें सारे बनाने थे. नहीं, इसमें सिर्फ ऑप्शन ही सिर्फ ऑब्जेक्टिव फंक्शन का यही है. हाँ. उसके बाद वो कहता है कि assuming that the standardization, ये कौन सा सवाल है? ये काट दो फिर. 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल काट दो. सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ये भी काट दो. 66 भी काट दो. विच स्टेज में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये ना काटो. बोथ टेल्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोचेस एंड मीट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस. गलत. हायर स्टैंडर्डाइजेशन लीड्स टू द फ्लैटर कर्व. सर आपने गलत से बतानी पड़ती है. क्या गलत बतानी है? नॉट करेक्ट. अच्छा, ये ऊपर वाली गलत है, नीचे वाली ठीक है. द एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व 1 होता है, बिल्कुल सही है. इट डिस्क्राइब्स बाय मीन्स एंड स्टैंडर्डाइजेशन, ये भी ठीक है. तीनों नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बातें ठीक है, ऊपर वाली गलत है और हमने भी गलत बतानी है. तो जो गलत है वही सही है. फिर वो कहता है कौन सी बात अब ठीक पूछ रहा है. द एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व प्रोबेबिलिटी सो टेंड्स टू 100%, बिल्कुल ठीक है. फ्लैटर कर्व हायर स्टैंडर्ड डिवीजन, ये भी ठीक है. मुझे लगता है सारे ठीक है. ये कर्व कहां से मिलती है हमें? मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन से. ऑल ऑफ दी. अच्छा, ये क्वेश्चन भी बड़ा रिपीटेड है. अब बुक केस कंटेन 6 इकोनॉमिक्स की किताबें पढ़ी हैं, 12 अकाउंटिंग की किताबें पढ़ी हैं. एक पढ़ने वाला बंदा है, वो 2 किताबें सिलेक्ट करता है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी बोथ आर इकोनॉमिक्स या अकाउंटिंग. देखिए, पहले तो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं. 6C2 ओवर 18C2 प्लस या 12C2 ओवर 18C. वो सबका एक ही करते हैं या एलसीएम ले लें, आपकी अपनी मर्जी. ये इसका आंसर होगा. बता दें आंसर कितना आ रहा है. और दूसरा मैंने साथ ऐसे ही लिखा ना, 0 वाला, क्योंकि वो 1 होता है. कितना? डेल्टा. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 70. While checking out and from the departmental store, a customer passes through 1 out of 12 cash counters. C1 से लेकर C12 तक. With equal probability. कितनी probability होगी सबकी? 1/12. सबकी probability क्या है? 1/12. After that, his bill is verified by one of the 3 officers, V1, V2, V3, और उनकी भी probability कितनी है? Equal. वो कितनी होगी? 1/3. फिर वो कहते हैं then the embark on one of the 2 elevator, E1 या E2, and is twice, कहते हैं E2
twice likely to embark on E2 as it is twice as large as E, मतलब E1 की अगर प्रोबेबिलिटी 1/3 है ना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 2/, अच्छा मैंने 1/3 क्यों लिखी, क्योंकि एक की 1 होगी तो दूसरे की, तो टोटल क्या होगा 3, और जो प्रोबेबिलिटी होती है फेवरेबल डिवाइड बाय 2। अब वो कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, एक नया कस्टमर गया, वो किस गेट से गया, C1 से, V1 या V3 और E2, आंसर कितना आ गया 1/27। अगर ये सिर्फ एक होता तो फिर 1/54 होता। करना क्या है 1/12 इंटू 1/3 प्लस 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 2/3, और दरमियान वाला भी एक तरह से 2/3 ही हो गया, तो 2/3 से वो कैंसिल हो जाता है, तो बाकी जो भी बचेगा वो हमारा आंसर होगा। चेक कर ले कि 1/27 ही आ रहा है या मतलब आपके भी रट्टे अच्छे हैं। इसको काट दो, सलीम ने 5 लाख उधार लिया फ्रॉम द बैंक एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 2% पर, द प्रिंसिपल इज पेएबल इन इक्वली मंथली इंस्टॉलमेंट along with the interest, which of the following statement is correct? His monthly installment would be 23,000, he would pay 1 lakh per annum interest, he would have to pay additional amount 300,000 by the end of 3rd year। सिंपल इंटरेस्ट है ना, तो 5 लाख का 24% 3 साल का कितना आ रहा है 3,60,000। 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 0.24 मल्टीप्लाइड बाय 3, 5 लाख का 24% कितना 3,60,000, वो कह रहे हैं 3 लाख है। कहता है एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर हिज बैलेंस प्रिंसिपल अमाउंट वुड बी 333 पॉइंट। अच्छा एक तो वो कहता है कि पेएबल इक्वली मंथली इंस्टॉलमेंट अलोंग विद द इंटरेस्ट, एक इसका तरीका यह है कि इसको क्या बना 6,60,000 नहीं 8,60,000 फ्यूचर वैल्यू 8,60,000। वो कहता है कि इसकी इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट वन में पे करना है, इसको किस्तों में पे करना है, तो क्या करेंगे इसको एस रखकर आर फाइंड करेंगे, एस रखकर आर फाइंड करेंगे। करो जरा कंपाउंडेड मंथली के हिसाब से, नहीं पे कैसे करना है, सिंपल इंटरेस्ट तो फ्यूचर वैल्यू फाइंड किया ना, तो एस इज इक्वल टू आर इंटू 1 प्लस आई ओवर 12 की पावर 12n माइनस 1 ओवर आई ओवर 12। 8,60,000 एन 3 साल लेंगे ना, नहीं आई कौन सा फिट है 24%। आर कितना है हमारा फाइंड करना है 1 प्लस 0.24 डिवाइडेड बाय 12 की पावर 12 इंटू 3 माइनस 1 ओवर 0.24 ओवर 12, कितना आ रहा है 16,540, 16,540। चलें जी, कोई भी आंसर इसका, ये मुझे लगता है ये जो अमाउंट 3 लाख लिखी हुई है ना, शायद ये 3,60,000 ही हो। इसमें ना ये दो हमने असाइनमेंट में किया, अगर हम इसको सिंपल इंटरेस्ट ना कंसीडर करें, अगर कंपाउंडिंग में जाते हैं ना, तो इसका वो फिर चार्ली ऑप्शन आ जाता है 30,000। अच्छा वो फ्यूचर वैल्यू फाइंड करके इंटरेस्ट आ जाएगा 3 लाख तो फिर भी नहीं आएगा, नहीं मतलब 30 हाँ वो आता 30,280 वाले की बात कर, टी टेस्ट को निकाल दो। Which of the following statement is correct? Discounting estimate the present day equivalent to the future cash flow। ये तो क्वेश्चन कोई रिपीट है, अल्फा ही है। ये जो लिखो ना प्रेजेंट वैल्यू फेल टू अप्रेज द लार्ज प्रोजेक्ट, ये गलत है, ये प्रेजेंट वैल्यू मेन मेथड ही यही है। कहता है ग्रुप मॉड के बारे में क्या बात ठीक है, मॉडर्न क्लास कैन बी आइडेंटिफाइड बाय प्रिपेयरिंग हिस्टोग्राम, हो जाता है हिस्टोग्राम से आता ही तो मॉड ही है। बी में लिखा मॉड इज मिड पॉइंट ऑफ द मॉडल क्लास, नहीं, मॉडल क्लास इज द मॉड ऑफ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोथ ए एंड बी, तो कौन सा आंसर सही है ज्यादा,
कहते हैं बार चार्ट आर यूजुअली यूज्ड फॉर द प्लॉटिंग कॉन्टिन्यूस डाटा, गलत हो गया। बार चार्ट आर यूजुअली फॉर डिस्क्रीट डाटा, ये ठीक है। बार चार्ट कैन बी प्लॉटेड हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, तो बी एंड सी। ये काट दो। 500, वो कहते हैं कि 50 नोट आपके पास 1000 वाले हैं, 50 नोट ही आपके पास 500 वाले। 4 नोट आपने सेलेक्ट किए हैं विद रिप्लेसमेंट। इसका मतलब है अगर विद रिप्लेसमेंट आएगा तो ये क्या क्वेश्चन होगा, बाइनोमियल का, जिसमें 4 नोट सेलेक्ट किए हैं ना, N4। आपके पास P कितना आ रहा है, 50 नोट है 1000 वाले और टोटल नोट कितने हैं 100, तो P आपका क्या आ गया 1/2, तो Q भी कितना आएगा। कहता क्या प्रोबेबिलिटी है कि सम 3000 है। अब देखिए सम 3000 लेने के लिए या तो आपने 500 को सोचना है या आपने 1000 को सोचना है। 500 के नोट कितने होंगे तो 3000 हो जाएगा, अल्लाह अकबर। 4 नोट टोटल सेलेक्ट किए हैं, 6 कहां से आएंगे, आपने 500 का है। हाँ तो मैंने ये कहा है हमने बनाना है 3000। मैं समझा कि ये जो मेरी प्रोबेबिलिटी है ना वो P जो है ना वो 500 के नोट है, तो मेरे 500 के नोट कितने होंगे 4 में से कि मेरा 3000 बन जाए, 2, क्योंकि अगर वो 2 500 वाले मेरे आ गए तो बाकी 2 कौन से होंगे 1000 वाले, हो जाएगा 3000। अब उल्टा सोचते हैं, अगर आप कहते नहीं मैंने तो 1000 पे लेना है, अब अगर 1000 के कितने नोट होंगे कि साथ 3000 आ जाएगा, 2। इसका मतलब है 500 वाले भी 2, फिर भी आप देखिए टोटल करने हैं 4, 2000 वाले हो गए तो बाकी 2 500 वाले होंगे, हो गया 3000। अगर 2 500 वाले हुए तो बाकी 2000, तो चाहे 500 वाले को फेवरेबल कहो चाहे 1000 वाले को फेवरेबल कहो, आप प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2 ही फाइंड करोगे, तो आपके पास आ जाएगा 4C2। 4 टोटल 4 नोट है, उसमें किसी ने 500 को फेवरेबल कहा, किसी ने 1000 को फेवरेबल कहा, 1/2 की पावर 2 और 1/2 की पावर 2, 37.5% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक होगी बात। नेक्स्ट कहता है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज द स्क्वायर ऑफ कोरिलेशन, बिल्कुल ठीक। और कोफिशिएंट डिटर्मिनेशन की रेंज 0 to 1 है, दोनों स्टेटमेंट ठीक है। 7 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, ये भी करके आए हैं। नैना मैना हमने कर लिया है, 5 डाइस को भी रोल कर लिया है, लेस पेयर को भी हमने देख लिया है। इसका मॉड और मीडियन हो जाएगा, ये आपको आएगा नहीं, इसको काट दो। 85 को, 86 को भी काट दो, 87 को भी काट दो, रैंडम सैंपल ऑफ 100। ऑटोमोबाइल एवरेज है आपके पास 1300 सीसी कार इज करंटली 1105। रैंडम सैंपल 100 है मीन, उसमें ये है और स्टैंडर्ड डिवीजन ये है। कैलकुलेट ये काट दो, 89 भी काट दो, हाँ जी 90 भी जाने दो, 91 भी ये आने दो, 92 कॉन्फिडेंस फिर जाने दो, 92 जाने दो, 93 पे आ जा। ये हो चुका है ऑनलाइन। ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आ गया जी, 2 ऑर्डर 4 मिनट में, प्रोबेबिलिटी फाइंड करें 5 या 5 से ज्यादा 8 मिनट में, ये भी हो गया। ये क्वेश्चन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का हो गया, प्रोबेबिलिटी x लेस देन 5 फाइंड करनी है जी। ये सिग्मा है और ये म्यू है। रेड ब्लैक भी हो गए हो, म्यूचुअल ये 0.9। फिर वो कहता है रिगार्ड द कोरिलेशन कोफिशिएंट, कहता है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। गलत, ऑलवेज नहीं हो सकता है, इट इज ऑलवेज लाइज इन द -1 2, तो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। स्कैटर डायग्राम के बाद कहते हैं इट मोर एक्यूरेट अगर टिपिकल डाटा हो, गलत। इट माइट इंडिकेट रिलेशन विद, ये सही है, ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। फिर ये प्रोबेबिलिटी वाला सवाल अभी अभी किया है, 5 डाइस वाला हो चुका है। यहां से आपका रिग्रेशन लाइन फिट हो जाएगी, फार्मूला आता है ना,
ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ। वो कहता है वेरिएंस के बारे में कौन सी बात ठीक है, इट कैन बी स्मॉलर देन द स्टैंडर्ड डेविएशन, बिल्कुल हो तो सकता है ना। अभी हमने अगर हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन 0.5 है तो 0.25 हो सकता है, इट कैन नेवर बी 0, ये तो परमानेंट गलत है। तो ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। उसके बाद रेंज इज मेजर ऑफ डिस्पर्शन, बिल्कुल ठीक, परसेंटाइल नहीं, ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। कहता मीन के बारे में वही बात आ गई, रिपीटेड है, रिपीटेड, कमेटी के 4 मेंबर भी रिपीटेड, ये वैसे काट दें, 109 नहीं करना, टॉम एंड जारी रिपीटेड, 111 काट दें, फिर रिपीटेड 112, हाँ ये आ गया सवाल, ये आके अंग्रेजी का पता चलेगा। देयर आर 2 डिजिट, 2 डिजिट है और वो डिजिट है XY, 4 times the sum of its digit and 12 times the difference of this digits makes the number. If the number is XY, which of the following give the number after simultaneously solution? पहले क्या लिखा हुआ है, 4 times the sum of 4 times, मतलब 4x plus y is equal to xy, एक, फिर वो कहता है 12 टाइम द डिफरेंस, मतलब 12 into x minus y is equal to xy, कहता है 4 टाइम द सम और 12 टाइम द डिफरेंस, वो नंबर बन रहा है। अब वो कहता है बताओ इसकी कौन सी वैल्यू बन रही है। सबसे पहले देखें जी ए बन रहा है या नहीं बन रहा, ये बनेगा कहीं मेरे ख्याल में 4x minus 4y, ये तो नहीं बन रहा, क्योंकि ये बन रहा है 4x plus 4y, ये क्या बन रहा है, और ये बन रहा है 12x minus, चार्ली में जाते हैं, ये अगर हम बनाएं तो ये बन रहा है 4x plus 4y is equal to xy, और ये बन रहा है 12x minus 12y is equal to xy, तो आंसर हमारा चार्ली। समझ लग गया ये बनाने का तरीका। Ahmed say 1000 in the first month, 500 more every month, ये किस चीज का सवाल है, प्रोग्रेशन में अरिथमेटिक का या ज्योमेट्रिक का, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। हाउ मच टाइम्स ही नीड्स टू सेव 45,000, इसमें आपके पास ए आ गया 1000, डी आ गया 500 और एस आ गया 45,000 और एन हमने फाइंड करना है, हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में वो कहता है जी इसका मुझे वेरिएंस बता दें, कैलकुलेटर में पुट कर लेना। हाशिम के पास 20,000 आज है एंड ही विथड्रॉ अमाउंट आफ्टर 2 years, व्हाट विल बी द अमाउंट इफ ही विथड्रॉ, सिंपल सी बात है, इसको 3 साल के लिए फ्यूचर वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ज्योमेट्रिक मीन इसका फाइंड करना आता है, सिंपल क्या करोगे, तीनों को मल्टीप्लाई करके पावर कर दोगे 1/3। रिपीटेड क्वेश्चन, बल्कि रिपीटेड नहीं है, थोड़ा सा चेंज है। इट लीड टू मोर एक्यूरेट रिजल्ट इफ द कलेक्टेड डाटा इज टिपिकल, गलत, ये भी देखना कि वो गलत ही ना पूछ रहा हूं। वी कैन ड्रॉ इट फॉर 2 या मोर वेरिएबल, ये भी गलत है, क्योंकि वो सिर्फ 2 वेरिएबल को डील करता है, 2 से ज्यादा वेरिएबल को डील, ये कोई फाइनेंस वाला सवाल। 1.5 मिलियन आपने इन्वेस्ट किया है, 4 साल है, इंटरेस्ट 0.5 मिलियन है और आपने रेट फाइंड करना है। डिस्काउंट रेट इज 12%, ये भी रिपीटेड है। अच्छा ये वो विद रिप्लेसमेंट वाला नहीं है, 65 नोट 1000 वाले हैं, ये आएगा 65C2 मल्टीप्लाइड बाय 35C2 डिवाइड बाय 100C4। प्रेजेंट वैल्यू 1 मिलियन, इंटरेस्ट 7,50,000, 4 साल 10 महीनों में, सिंपल इंटरेस्ट का रेट बताना है। रिपीटेड स्कैटर डायग्राम के बाद इट इज इंपॉर्टेंट टू एस्टैब्लिश व्हिच वेरिएबल इज इंडिपेंडेंट बिफोर प्लॉटिंग, बिल्कुल सही है।
इट माइट इंडिकेट अ रिलेशन देयर इज नन, ये भी ठीक है, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। फिर वो कहता है जनाब लेट्स पेयर इंडेक्स नंबर, इट टेंड्स टू ओवरशेट द इन्फ्लेशन, बिल्कुल ठीक है। इसका डिनोमिनेटर नॉट चेंज, दोनों स्टेटमेंट ठीक है। इसको काट दो, ये रिपीटेड है, वो 8%, 9%, थर्ड ईयर पे वो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट भी रिकवर हो जानी है, वो 5 मिलियन वाला सवाल है, ये काट दो। वो कहते हैं विच आर द स्टेटमेंट स्कैटर डायग्राम, कहता है शो विजुअल रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स, बिल्कुल ठीक है, गुड, विजुअल होता है ना ग्राफिकल। इट माइट इंडिकेट रिलेशनशिप वेयर देयर इज नन, दोनों स्टेटमेंट ठीक है जी। ये रनर वाला आ गया, कहते सबके बराबर चांस है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि ही सिलेक्टेड टॉप 3 रनर्स इन द करेक्ट ऑर्डर, मतलब पहला दूसरा तीसरा, तो क्या हो जाएगा 1/8, 1/7, 1/6। 4 डिजिट वाला अभी ये सवाल करके आए थे, पर ये देखना कि आप 0 और 1 स्टार्ट में ना हो, और इन टोटल में होता है ये 2 डाइस रोल किए हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है कि एग्जैक्टली 2 6 आए, 1/36, क्योंकि 2 डाइस के ऊपर तो एक ही दफा होते हैं। 85% चांसेस हैं कि मैच जीत जाओ। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि 4 जीत जाएं 5 में से, N5 P 0.85 और प्रोबेबिलिटी X इज इक्वल टू 4 बाइनोमियल का। ट्रू अबाउट मीन, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू गलत, बेस्ट सिंगल फिगर इन टू डिस्क्राइब डाटा, ये सही है। ये वो रिपीटेड क्वेश्चन है फाइनेंस का। सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज इज अ मेजर ऑफ डिस्पर्शन, ये बात ठीक है ये नहीं? सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज इज द मेजर ऑफ डिस्पर्शन। सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज क्वार्टाइल डेविएशन को कहते हैं, तो क्वार्टाइल डेविएशन नहीं आता उसके अंदर, आता है, क्योंकि सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज क्वार्टाइल डेविएशन का दूसरा नाम है। परसेंटाइल इज द मेजर ऑफ डिस्पर्शन, ये नहीं आता, तो ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। उसके बाद अली काशे वही वाला, मैना नैना वाला, करीम जाफिर भी वही है। उसके बाद आ जाए ये देखें, टोटल रेवेन्यू अर्न बाय मिस्टर एक्स इज 5,50,000, ये कर लेते हैं। और वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट इनकर्ड बाय मिस्टर एक्स इज रुपीज 2,70,000 और 1,00,000 रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट टोटल कंट्रीब्यूशन अर्नड बाय मिस्टर एक्स। कंट्रीब्यूशन क्या होता है पता है? सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो 5,50,000 में से 2,70,000 माइनस कर दो, क्योंकि रेवेन्यू सेल को कहते हैं ना। 5,50,000 माइनस 2 लाख कितना आ गया? 280। कहता है क्लास बाउंड्री के बारे में कुछ बताओ। देयर इज नो गैप बिटवीन क्लासेस। क्लास बाउंड्री में गैप नहीं है। क्लास बाउंड्री का तो मकसद ही यही होता है, गैप खत्म करना। मिड पॉइंट ऑफ द अपर क्लास लिमिट ऑफ वन क्लास एंड द लोअर क्लास लिमिट ऑफ द सबसीक्वेंट क्लास, क्या ये बराबर होता है या नहीं? द मिड पॉइंट ऑफ द अपर क्लास लिमिट ऑफ वन क्लास। मिड पॉइंट का मतलब है तो दोनों को क्लास करके 2 पे डिवाइड करना। एंड द लोअर क्लास लिमिट ऑफ द सबसीक्वेंट क्लास। ये बात ठीक है? क्या कहना चाह रहा है कि ये स्टेटमेंट क्लास बाउंड्री के बाद मिड पॉइंट ऑफ द अपर क्लास लिमिट ऑफ वन क्लास 2 to 4, आगे होता है 4 to 6, ऐसे होता है ना। वो कहता है कि मिड पॉइंट ये इसकी अपर वैल्यू और इसकी लोअर वैल्यू आपस में बराबर होती है, मिड पॉइंट बराबर नहीं होता। उसने मिड पॉइंट लिखा हुआ है। अगर वो ये कह देता कि अपर वैल्यू ऑफ लोअर क्लास एंड लोअर वैल्यू ऑफ हायर क्लास आर इक्वल, तो ऑनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। पॉपुलेशन पैरामीटर को छोड़ दे, बल्कि पता होगा आपको ये है। अबाउट पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में क्या है कि द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द पॉपुलेशन
और इट इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द सैंपल। जो पॉपुलेशन पैरामीटर होता है ना, वो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन होता है। और स्टैटिस्टिक क्या होता है भला? न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ सैंपल। पैरामीटर कांस्टेंट होता है और सैंपल वेरिएबल, स्टैटिस्टिक वेरिएबल होता है। लिख ले, बल्कि पॉपुलेशन का तो पता है ना, और सैंपल का भी पता है। इन दोनों के बारे में पता है। पॉपुलेशन किसे कहते हैं? नहीं, नंबर ऑफ पीपल नहीं, एक जैसे यूनिट्स, एग्रीगेशन ऑफ यूनिट्स हैविंग सेम कैरेक्टरिस्टिक्स। ये सारी चेयर्स है ना, ये पॉपुलेशन ऑफ चेयर्स है। दरख्त है तो पॉपुलेशन ऑफ ट्रीज, गाड़ियां तो पॉपुलेशन ऑफ व्हीकल। क्या है? एग्रीगेशन ऑफ यूनिट्स हैविंग सेम कैरेक्टरिस्टिक्स। एक जैसी एग्रीगेशन को, मजमूए को पॉपुलेशन कहा जाता है। अब अगर किसी भी पॉपुलेशन की न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करोगे, उसे बोलते हैं पैरामीटर। क्या बोलते हैं? पैरामीटर। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं जी पीआरसी के स्टूडेंट्स की ना एवरेज मार्क्स क्या है? पीआरसी के स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स। अब पीआरसी के सारे स्टूडेंट्स होगी पॉपुलेशन, अब उनके एवरेज मार्क्स को कहते हैं पैरामीटर। अगर उस पॉपुलेशन की कोई न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करोगे तो उसे क्या बोलते हैं? पैरामीटर। और अगर उसमें से सारे पीआरसी के स्टूडेंट में से 15 स्टूडेंट आपने सिलेक्ट कर लिए किसी मकसद के लिए, सैंपल हो गए, अब उनके एवरेज मार्क्स लिए, उसे बोलते हैं स्टैटिस्टिक। उसे क्या बोलते हैं? स्टैटिस्टिक। तो पॉपुलेशन की न्यूमेरिकल वैल्यू को पैरामीटर और सैंपल की न्यूमेरिकल वैल्यू को स्टैटिस्टिक। जो पैरामीटर होता है ना, वो फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है। क्यों बोला? लेकिन पीआरसी के सब स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स बार बार लेते रहो तो चेंज हो जाएंगे। लेकिन सैंपल अगर आप 10 स्टूडेंट्स का लो, दोबारा 10 स्टूडेंट हो, चेंज हो जाएंगे। तो स्टैटिस्टिक इज अ वेरिएबल और पैरामीटर इज अ कांस्टेंट। ये तीन ही बातें। डन। पैरामीटर क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन। और स्टैटिस्टिक क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ सैंपल। और पैरामीटर कांस्टेंट होता है और सैंपल स्टैटिस्टिक। चलो जी, ये काटना नहीं है, ये है सवाल, क्योंकि ये दूसरी वैसे तो ये चैप्टर आगे होता था, लेकिन इट इज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ कैलकुलेटेड फ्रॉम पॉपुलेशन। बिल्कुल ठीक है। ओनली स्टेटमेंट 1 इज, इसका स्टैंडर्ड फाइंड हो जाएगा? नहीं होगा। करो जरा फाइंड वैसे। समीशन एक्स बार ही कितना? फार्मूला क्या लगाया? समीशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर। अच्छा, इसका नीचे 4 करके देखे जरा, उसका आंसर भी है या नहीं? उसका नहीं। अगर देखें आपका समीशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर n भी एक फार्मूला होता है, और एक समीशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर n माइनस 1 भी होता है। याद रखें, अगर आपका इससे आंसर आ जाता है तो ठीक है, अगर ना आए तो फौरन इससे, अगर वो कहते हैं कि सैंपल डाटा है, उसके लिए n माइनस 1 इस्तेमाल होता है। पॉपुलेशन के डाटा के लिए n इस्तेमाल होता है, सैंपल के डाटा के लिए n माइनस 1 इस्तेमाल होता है। अगर क्वेश्चन के अंदर कभी वो इस तरह की बात कर दे, या आपका n से आंसर ही ना आ रहा हो, बार बार करने के बावजूद भी ना आ रहा हो, तो समझो फिर n माइनस 1 से आ जाए। A person wants to invest money for 6 years. He offered a different interest. कौन सा बेटर है? क्या करेंगे? P को रखेंगे 100 और 6 साल के लिए सबकी फ्यूचर वैल्यू फाइंड करेंगे। जो सबसे ज्यादा पैसा देगा वहां इन्वेस्ट कर देंगे। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन किस पे डिपेंड करता है? मीन पर या स्टैंडर्ड डिवीजन पे? दोनों पे करता है। अली इन्वेस्ट कर रहा है 30,000 टुडे, कंपाउंड एनुअली फॉर 5 इयर्स। देयर इज नो पेनल्टी इफ ही विथड्रॉ। ये वही वाला रिपीटेड है। Which one is not a quadratic equation? Alpha quadratic equation नहीं है। A bank launch a new scheme offer 4 लाख per year for indefinite deferred perpetuity, क्योंकि after 8 years शुरू हो रही है। इसका मॉड फाइंड हो जाएगा। Thrice the Arif, twice the Ali. Thrice 3x plus 2y is equal to 18,000.
फिर डिफरेंस 3x माइनस 2 है इज इक्वल टू 15,000 हो जाएगा। नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, अब माइनस अब कॉमन पॉइंट माइनस करेंगे तो किस तरह से आ जाएगा हमारे पास 0.5 प्लस 0.4 माइनस 0.2। यस सर। मुझे लगता है ये नॉन म्यूचुअली आवश्यक का यह म्यूचुअली ही है, हाँ ये म्यूचुअली ही होगा। ये भी रिपीट, ये 4 to 16 ईयर वाला याद है कल किया था, और जिसको नहीं याद तो वो फाइनेंस की वो मैंने वैसे सारे लेक्चर भेज दिया मेरे ख्याल से, फाइनेंस 3 भी भेज दिया है, वो भी आ जाएगा कल, प्रोबेबिलिटी वाला भी आ जाएगा, आज वाला भी इंशाल्लाह आ जाएगा, फिर जान छूटेगी मेरी आपसे। पीआरसी सबसे ज्यादा मसला होता है पीआरसी में ना आप लोगों को ना डर होता है सीए का, कैफ के अंदर नहीं होता। पीआरसी में जब आपके पेपर पास हो जाते हैं ना आपका तो यही सीए था, फिर बाद में कैफ में पता चलता है हाँ ये काट दो 151 काट दो, सबसे अच्छा यही लगता होता है बंदे। There is strong relation between two variables. The point on the scatter diagram would be concentrated around a curve. कहता है जो अराउंड बिल्कुल सही है, वो स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन होता है जहां पर वो रिग्रेशन लाइन से जो डॉटेड पॉइंट होते हैं ना वो क्लोज हो, तो जितने दूर होंगे उतना वीक होगा, और अगर रैंडम डॉट होंगे तो वो नल कोरिलेशन। उसके बाद दूसरा कहता है लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस कैन बी यूज्ड टू एस्टिमेट फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एंड टोटल कॉस्ट। ये बात ठीक है, ये जो y is equal to a plus bx में ना y टोटल कॉस्ट को कहते हैं, a फिक्स को कैसे कहते हैं और b हाँ जी, तो दोनों ठीक है, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। रिपीटेड है जी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है। A group frequency distribution of discrete data has gap between the classes. Discrete data में gap होता है, ठीक है। Discrete data can be converted into continuous, बिल्कुल हो सकता है, ये हम उसमें करते तो हैं, तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है। कहते हैं स्कैटर डायग्राम, it is least important to establish which variable is independent. गलत। It might be indicate relationship where there is none. Yes. तो only statement 2 is correct. फिर दोबारा it leads to correct conclusion where there is only few data. गलत, क्योंकि कम डाटा तो ये गलत रिलेशन बता देता है, और दूसरा सही, statement 2 is correct. फिर scatter diagram, it is which variables, ये वही repeated है, both are incorrect. फिर वो 5 मिलियन वाला रिपीटेड हो गया, 2 मिलियन रिसीव दिस आफ्टर 3 इयर्स। करंट डिस्काउंट रेट वाला ये रिपीटेड है। कॉन्फिडेंस लेवल 162 काट दो, 163 भी काट दो, वो ये रिपीटेड है जी। यहां से फिशर आप फाइंड कर लोगे, रिग्रेशन लाइन भी फाइंड हो जाएगी। बासित वांट्स टू का लोन 5 साल के लिए, वो अब लोन है तो सबसे फ्यूचर वैल्यू फाइंड कर लो, जिसका सबसे कम होगा वो हमारा आंसर होगा। लेस पेयर के बारे में वो कहते हैं स्टैंड टू ओवरस्टेट द इन्फ्लेशन, सही है। डिनोमिनेटर डज चेंज फ्रॉम ईयर टू ईयर, ये भी सही है, दोनों स्टेटमेंट ठीक है। फिर वो रिपीटेड आ गया, अच्छा डज चेंज तो ये गलत कर देते हैं, ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। ये भी रिपीटेड है, वो बेस ईयर फिक्स करके आपने कर देना है। ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम, वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल आ गया। 172 क्रॉस कर दो, 173 भी क्रॉस। कहता है अबाउट द पॉपुलेशन, इट इज डिजायर टू कंसीडर ऑल द पॉपुलेशन इन एन ऑब्जर्वेशन, सही है, पॉपुलेशन में सारी ऑब्जर्वेशन को कंसीडर करते हैं। इन एन ऑब्जर्वेशन वी कंसीडर्ड ऑल ऑफ द पॉपुलेशन, इन एन ऑब्जर्वेशन वी कंसीडर ऑल ऑफ द पॉपुलेशन, या इट इज डिजायर टू कंसीडर ऑल द पॉपुलेशन इन एन ऑब्जर्वेशन, तो पहली स्टेटमेंट ठीक है।
दूसरी सारी हमने नहीं करनी होती, हमने जिसको ऑब्जर्व करना होता है ना सिर्फ उसको कंसीडर करना होता है। ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। डिस्क्रीट डाटा के बारे में कहता है नो गैप, गलत। मिड पॉइंट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द अपर, बिल्कुल ठीक है, वो जो हम दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करके मिड पॉइंट आ जाता है। ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। कहता है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्क्रीट डाटा हैज गैप बिटवीन द क्लास, सही है, क्लास बाउंड्री में गैप नहीं होता, डिस्क्रीट डाटा में गैप होता है। इन क्लास बाउंड्री देयर इज नो गैप बिटवीन द क्लास, वो स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। लेस पेयर इंडेक्स नंबर डिनोमिनेटर डज नॉट चेंज, ट्रू। लेस पेयर इंडेक्स नंबर डिनोमिनेटर हैज टू recalculate, ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। फिर लेस पेयर डिनोमिनेटर डज चेंज फ्रॉम ईयर टू ईयर, गलत। और पाशे में रिकैलकुलेट होता है, सही, बोथ स्टेटमेंट्स आर। ओनली स्टेटमेंट 2 इज अच्छा उसमें कहता है डज चेंज, ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। रेग्रेशन के बारे में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अकाउंटेड एंड अदर बिजनेस ऑपरेशन, बिल्कुल सही है, क्योंकि रेग्रेशन लाइन बिजनेस ऑपरेशंस के लिए बहुत अच्छी होती है और इट इज वाइडली यूज्ड इन द इकोनॉमिक एंड, बिल्कुल सही है, ये इस्तेमाल होती भी है क्योंकि ट्रेंड देखा जाता है ना, ये ट्रेंड लाइन भी इसका नाम है, तो रेग्रेशन लाइन ही हमें ट्रेंड प्रिडिक्ट करके बताती है, बिल्कुल होती है। सिर्फ सेकंड आएगा बुक में, तो वैसे इकोनॉमिक्स और बिजनेस में रेगुलेशन लाइन इस्तेमाल होती तो है, ये तो लाइन भी लिखी हुई है ना, दूसरी लाइन लिखी हुई है, दूसरी वाली लिखी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग एंड अदर बिजनेस ऑपरेशंस, ये बात नहीं लिखी हुई, चलो बुक में नहीं लिखी तो ना लिखो, वैसे ये होता है, अकाउंटिंग में भी इस्तेमाल होता है, जब फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को हमने अलग अलग करना होता है ना, तो उसके लिए रेगुलेशन लाइन ही फाइंड पुट करते होते हैं, बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं होती बट इस्तेमाल होती है। ये लास्ट वीक जो आप मतलब फिक्स कॉस्ट वाली कह रहे हैं ना, हाँ, अगर उसको कंसीडर कर रहे हैं तो फिर ये अकाउंटिंग वाली भी सही अकाउंटिंग में आती है। रेगुलेशन लाइन के अंदर यूज क्या हो रहा है, इट टेल्स फिक्स कॉस्ट बट नॉट वेरिएबल, गलत, क्योंकि रेगुलेशन लाइन आपको फिक्स कॉस्ट भी बताती है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी बताती है। इट टेल्स टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, ये ठीक है, क्योंकि y इज इक्वल टू होता है टोटल कॉस्ट। प्रोबेबिलिटी रैंडम सैंपलिंग काट दो, रिपीटेड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, प्रोबेबिलिटी का, कमेटी वाला, 4 डाइस हैं, हो जाएंगी ना, अब 2 डाइस हैं, इसके 11 में 36 मॉड फाइंड करना है। परपेचुटी, Ali received 2 lakh in 2 years from the monthly installment. He received 1,000 more from the previous month. Calculate the first installment. Arithmetic progression. हो जाएगा ना? Ali has paid 1,500,000 in installment. पहली 80,000 increase. Every installment 1/2 time. GP. Geometric progression. मतीन ने इतने पैसे सेव किए 2 सालों तक मंथली, 500 ए हो गया, ये डी हो गया, ये एस हो गया, एवरी मंथ डी फाइंड करना है। इट से दी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ये ए है और इंक्रीज्ड बाय एक्स, तो फाइंड द अमाउंट ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट, पहले डी फाइंड कर लेंगे ना, डी फाइंड करके ए एन फाइंड कर लेना, एन इसमें 24 होगा, 2 साल है ना, एन कितना होगा, हो जाएगा, ये कर दो पक्का। पहले एस से डी फाइंड करेंगे या सिंपल एस एन इज इक्वल टू, ये भी तो है एन ओवर 2 ए प्लस ए एन, ये भी तो फार्मूला है, एस एन भी गिवन है, एन भी गिवन है और ए भी गिवन है, हमें तो डी भी नहीं चाहिए, ए एन डायरेक्ट भी आ जाएगा। क्लस्टर सैंपलिंग काट दो, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस ये भी काट दो, 194 भी काट दो, 195 प्रोबेबिलिटी वाला सवाल हो जाएगा। 20 बैटरीज हैं, 3 डिफेक्टिव हैं, 5 सेलेक्ट करके पूछ रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2 डिफेक्टिव हो, तो 3C2 17C1 डिवाइडेड बाय 20C1 नहीं 3 20C5, पता है ना ये,
196 काट दो, 197 भी जाने दो, नैना मैना आपको आता है। स्कैटर डायग्राम ये अब इतना हो गया कि याद हो गया होगा आपको। 1,05,000 फर्स्ट ईयर, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 500 will be add monthly to accumulate the amount 500 फाइंड क्या करना है, हाउ मच मोर x d फाइंड करना है, हो जाएगा n इसमें 12 है, 1 ईयर है ना, तो 12 किस्तें। अच्छा ये वाला सवाल आ गया, कहता है कि कॉल मीटरिंग, कॉल पैकेज, जीएसएमएस पैकेज, डिफरेंट आपको वेज गिवन है। एक कॉल मीटिंग 1 मिनट, फिर कॉल पैकेज आपको मिलेगा 500 और 500 मिनट, 500 और 1000 MB और 1000 पर मंथ, फिर 200 पर मंथ में आपको ये पैकेज मिल सकते हैं, 300 पर मंथ में ये पैकेज मिल सकते हैं। ये डिफरेंट ऑप्शंस गिवन है। कहता है इफ अ कस्टमर वांट्स टू चूज वन ऑफ दीज पैकेज, एक कस्टमर है वो कोई एक पैकेज सिलेक्ट करना चाहता है, कहता है देन फाइंड द नंबर ऑफ वेज अवेलेबल टू हिम, उसको कितने नंबर ऑफ वेज हैं जो अवेलेबल है, कितने बताएं, करो। इसका तरीकाकार क्या होता है, सबके नंबर ऑफ वेज काउंट कर लेते हैं, 4 पहले के बन रहे हैं, 3 तीसरे के भी 3, चौथे के भी 3, ये आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है, 100। देखिए आपने देखने होते हैं ना, हर एक के सबके ना वेज फाइंड कर ले। पहले के कितने हैं, 4 नंबर ऑफ वेज पॉसिबिलिटीज हैं, 1 मिनट हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। दूसरा का 3, तीसरे का भी 3, चौथे का भी 3। तो नंबर ऑफ वेज पहले के, दूसरे के, तीसरे के। और जैसे अगर एक डाइस और एक कॉइन रोल करें तो उसका वेज क्या होते हैं, 6 मल्टीप्लाइड बाय 2। कॉइन की ऑप्शन 2 होती है, डाइस की ऑप्शन 6 होती है। तो अब पेपर में जब ये मसला आता है, कभी ये वर्टिकल गिवन होता है डाटा, कभी हॉरिजॉन्टल गिवन। तो आपने ये देखना कि अगर वर्टिकल गिवन हो तो वर्टिकल मल्टीप्लाई कर देना, हॉरिजॉन्टल गिवन हो तो हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लाई कर देना। 7 years ago the age of father was thrice of his son after 7 years, हो जाएगा ना। फिर लेफ्ट पेयर में वही वाला रिपीटेड, हार्मोनिक मीन हो जाता है। लेस पेयर प्राइस इंडेक्स इज यूज्ड मोर देन द प्राइस इंडेक्स ऑफ इनपुट, बिल्कुल सही कह रहा है। लेस पेयर पाशे से ज्यादा इस्तेमाल होता है, उसकी वजह ये होती है क्योंकि कैलकुलेशन काम करनी पड़ती है, क्योंकि बेस ये फिक्स होता है, बार बार में रिकैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, तो लेस पेयर ज्यादा ही इस्तेमाल होता है प्रैक्टिकली। वैसे एक्यूरेट ज्यादा पाशे होता है, लेकिन प्रैक्टिकली ज्यादा लेस पेयर इस्तेमाल होता है। को ओवरसेट करता तो है, वो अंडरसेट भी तो करता है फिर। हाँ जी, 3 ओवर इसको हमेशा इस तरह ही किया करें, 1/10, 1/12, 1/15। कैलकुलेटर में एज इट इज पुट करें, आंसर आ जाएगा। 1.8% पर क्वार्टर, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 साल है, 10 मिलियन है। फाइंड क्या करना है, P। तो P इज इक्वल टू A ओवर 1 प्लस RT। बस took 200,000 from bank, this what is the total amount after 5 years। IRR फाइंड करना है। एक कॉइन आपने रोल किया है, व्हाट इज एग्जैक्टली 1 हेड इज अ पेयर, 3 टाइम है ना, तो n इज इक्वल टू 3, p इज इक्वल टू 1/2, q इज इक्वल टू 1/2। वो एग्जैक्टली 1 हेड, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1। ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल आ गया। रिसीव एन एवरेज ऑफ 6 ऑर्डर इन एवरी 4 मिनट, 6 ऑर्डर 4 मिनट। कहता है क्या प्रोबेबिलिटी है 5 या 5 से ज्यादा ऑर्डर आए 4 मिनट के अंदर, क्या एवरेज चेंज करोगे या नहीं? एवरेज है कितनी भला, 6, तो इसमें चेंज भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो है भी 4 मिनट की और प्रोबेबिलिटी भी किसकी पूछ रही है, 4 मिनट की। क्वार्टाइल इज द मेजर ऑफ डिस्पर्शन, गलत। सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज होता है, ये नहीं होता। परसेंटाइल
ये बी कर रिपीटेड रेंज इज द मेजर ऑफ डिस्पर्शन, सही है। सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज इज द मेजर ऑफ डिस्पर्शन, ये भी ठीक है क्योंकि ये क्वार्टाइल डेविएशन का दूसरा नाम होता है। कोरिलेशन कोफिशिएंट इट इज ऑलवेज फ्रॉम 0 to 1, गलत। वो कहते हैं इट इज ऑलवेज फ्रॉम 0 to -1, गलत, क्योंकि कोरिलेशन कोफिशिएंट -1 to +1। रेंज इज मेजर ऑफ डिस्पर्शन, इंटर क्वार्टाइल रेंज, गलत। सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज है, क्योंकि इंटर क्वार्टाइल रेंज पता है क्या होता है, Q3 - Q1, इतना ही बस। IRR ये भी रिपीटेड आ गया, इसको वैसे काट दो, 217 काट दो। अभी ये कॉइन रोल वाला भी करके आए हैं, ये 2 पंजाब वाले आ गए, 1 पैर फ्रॉम सिंध, 2 फ्रॉम बलोचिस्तान, 2 फ्रॉम पंजाब, 4 फ्रॉम KPK। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 1 इज फ्रॉम ईच प्रोस्पेक्ट? तो सबका C1 करके डिवाइड बाय टोटल C4, 220 काट दो, 221 भी काट दो। अब इसमें क्या करना है, मैक्सिमम प्रॉफिट है, ऊपर कंट्रीब्यूशन वो गिवन है आपको, प्रॉफिट 120x + 80। पहले इसका ग्राफ बनाओगे, कॉर्नर पॉइंट उसमें पुट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। अच्छा ये कहता है ये किसका ग्राफ है, ये ग्राफ आपको बनाकर दिया हुआ है और आपसे ये पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रेंट शो। अच्छा आपने वही ट्रू फॉल्स वाला टेस्ट लगा देना है, जिसमें वो पूरा हो जाए तो हमारा आंसर होगा। अच्छा ये जो ग्राफ है ना, ये शेड नहीं होगा, इक्वल वाला है ना, तो ये सिर्फ लाइनें लगेगी। x = 4, अब देखिए x = 4 कहां पे है, यहां पर भी x4 है, यहां पर भी x4 है, यहां पर नहीं, क्योंकि x4 तो यहां पर आ रहा है ना, ये तो हो नहीं सकता, और यहां पर भी x4 है, ये वाला जा रहा है। फिर वो कहता है y = 3, अब y3 कहां पे है, इस पे तो नहीं है ना, अब इस पे भी y3 है और इस पे भी नहीं है, नहीं है, इस पे भी y3 है। हाँ जी, अब उसके बाद है y = x/2, ये हम उस तरह से करेंगे। ये लाइन आपको पता है रीजन से गुजरती है, दोनों रीजन से गुजर रही हैं, लेकिन हम देख लेंगे ना कि x एक तो आएगा ना 0 0, फिर x की जगह y की जगह 1 पुट करते हैं, x कितना आ जाएगा 2, तो दूसरा पॉइंट क्या होना चाहिए 2 1, तो 2 1 कहां पे बन रहा है x2 y1, अल्फा में बन रहा है x2 y1 तकरीबन यहां पे, तो ये लाइन बन रही है, क्योंकि ये तो वैसे इधर जा रही है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होनी चाहिए लाइन, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से ही गुजर रही है, तो पहला आंसर है। ये समझ लग गई? ये क्वेश्चन भला किस चीज का है, 5 फुट वॉल क्लब है, 7% है हारने की प्रोबेबिलिटी हर सेशन में, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है एग्जैक्टली 1 5 के अंदर, तो बाइनोमियल में ये इसका P 0.07, N5, Q 0.93 और प्रोबेबिलिटी X = 1 फाइंड करना है। The score obtained by 6 students in a set examination. These scores are changed by 15%. What will be the effect of these change mean and standard deviation? तो मीन भी 15% चेंज हो जाएगा और स्टैंडर्ड डेविएशन भी 15% चेंज हो जाएगा। याद रखें परसेंटेज में चेंज है तो दोनों चेंज आते हैं, नंबर में चेंज है तो सिर्फ मीन चेंज होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज नहीं होता। A person took a loan 120,000 किस रेट के ऊपर, x के ऊपर। There is no penalty after 2 years, the total amount received after 4 years, ये 2 का कोई ताल्लुक ही नहीं है, ये फ्यूचर वैल्यू, ये टाइम और ये P, रेट फाइंड कर लेंगे जो भी आ रहा है। बाकी वो ये भी कहता है कौन सी स्टेटमेंट,
कहते हैं अगर ये 3 साल बाद लेते तो ये अमाउंट होती, तो हम उसकी फ्यूचर वैल्यू फाइंड कर लेंगे 3 साल की। इसको काट दो, 29 रेगुलेशन। कहता है ये बेस्ट फिट लाइन है, बिल्कुल सही है। वी कैन कैलकुलेट फिक्स्ड कॉस्ट बट नॉट वेरिएबल कॉस्ट, गलत है। अच्छा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट ही फाइंड कर सकते, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ये बात भी याद रखनी है। ये अभी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये करके आए हैं। ये कॉस्ट किस पे बनेगा भला? 5 मिलियन के साथ कॉस्ट बनेगा 1100 x प्लस 2300 y लेस देन इक्वल टू 5 मिलियन, फिर 2x प्लस 4y, 45 वर्कर हैं और 1 महीना है। 12 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना आ गया? कितना? 1350। कहते हैं 2 hours लेबर, इट हैज 45 वर्कर हु कैन वर्क hours in a month, the fund available, raw material is required, बाकी तो सारा वही है। 1500 और 3000 सब में ही है, नहीं सब में नहीं, पहले 2 में से हो सकता है। और 5 मिलियन वाला 1100 और 2300 ये भी दोनों में है। ये 9000 आ रही है, तो एग्जैक्ट सेम नहीं आ रहे पहले दो। उसमें 2 या सर बी और अच्छा, बी वाला डिफरेंट है, 2 + 4, तो यही आंसर बनेगा। इसमें ना वो लिखा होगा 45 होगा, तो 45, 9000 को 45 पे डिवाइड करें, कितना बनता है? 9000 को 45 पे डिवाइड करो, 200। तो यहां पर वो किसी न किसी जगह कोई ऐसी बात बताएगा कि हमने जो वर्कर को उससे मल्टीप्लाई करना होगा कि कितने घंटे वो काम करते हैं 1 महीने में। वो लिखा होगा कि 1 महीने में 200 घंटे काम करते हैं। उसके बाद 600 इन्वेस्ट किया फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, इंक्रीज बाय 300 ईच नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट फॉर 24 मंथ। क्या ट्रू है? तो पहली बात तो ये किसका सवाल है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। फिर वही वैल्यू जो वो कहता है वो आपने कहता है इज टोटल वैल्यू रिसीव्ड आफ्टर 13 इंस्टॉलमेंट, एज 13 फाइंड करवाने के लिए कह रहा है। द वैल्यू ऑफ 13th इंस्टॉलमेंट इज दिस, A13 फाइंड करवा। दोनों फाइंड करेंगे, अगर आंसर बराबर आ गया तो ठीक है, नहीं बराबर आ गया तो वो कहता है a person has enough amount to invest for 9 years, 1 million is received after 9 years, at the end of salary rate 7%, what is he has to invest each year, R find कर हो जाएगा। ये 2 डिजिट वाला भी करके आए हैं, बस उसको थोड़ा सा चेंज करके उसने बता दिया। अरिथमेटिक वेटेड मीन दोनों का अलग अलग फाइंड करना है, तो W दोनों का यही होगा। एक दफा इसका समीशन WX ओवर समीशन W, फिर इसको इसके साथ समीशन W ओवर समीशन WX ओवर समीशन W। ये इक्वेशन का सवाल है, ये भी इक्वेशन का आ गया। इसको काट दो, सैंपलिंग एरर आपके स्टैंडर्ड एरर आपके सिलेबस में नहीं है। 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल भी काट दो। A project has net present value this, discounted this, what discount will be net, ये क्या फाइंड करना है भला? वो कहते क्या डिस्काउंट रेट होगा कि आपकी एनपीवी ये हो। एक प्रोजेक्ट की नेट प्रेजेंट वैल्यू है 26,708, किस रेट के ऊपर? 13% के ऊपर। तो 35,000 किसके ऊपर होगी? 13 से रेट कम हो गया और 13 रेट सिर्फ एक ही कम है। ये वही सवाल है। चलें जी, ये आपका हो गया 241 क्वेश्चन।